नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। देहरादून में सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक। चुनावी रणनीति पर की चर्चा। बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया मैन ईटर गुलदार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली एम्स की शाखा को रानीबाग में खोलने की कवायद की शुरू। रामनगर में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रामनगर वन में हुआ एडवेंचर्स एक्टिविटीज का शुभारंभ। वन ग्राम सुंदरखाल के ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान को लेकर डीएफओ की मुलाकात। लोहाघाट में हुई पुलिस व व्यापारियों की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीएलओ का प्रशिक्षण। हल्द्वानी में युवक कांग्रेस ने किया महिलाओं का सम्मान। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। आज देहरादून में सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हजारों की तादाद में मातृशक्ति पहुंची। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्यागी रोड से बन्नू ग्राउंड तक रोड शो किया और मातृशक्ति को संबोधित किया। कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री व सांसद मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की तथा लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस संगठन की मजबूती सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। बिट्टू कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस अवसर पर बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी आज की मुलाकात निजी थी। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन की मजबूती सहित आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी पूर्व मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हुई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 2 महीनों तक दिन रात चली पेट्रोलिंग के बाद वन विभाग आखिरकार 2 बच्चों के मौत के दोषी गुलदार को पकड़ने में कामयाब हो गया है। इस गुलदार ने 26 दिसंबर को देहरादून के सिंगली गांव और 25 फरवरी को देहरादून के ही किमादी में 2 बच्चों को मार डाला था। इस बीच गुलदार ने कैनाल रोड पर भी एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। पिछले साल 26 दिसंबर से ही इस गुलदार की तलाश हो रही थी। इसके लिए 40 से अधिक वन कर्मी तैनात किए गए थे और ड्रोन कैमरा ट्रैप की भी मदद ली जा रही थी। आखिरकार अब ये गुलदार किमारी के जंगल में लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि 6 साल के इस गुलदार के 2 कैनाल टूटे हुए थे। इसी के चलते गुलदार मैन ईटर बन गया था। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, विगत 2 माह से हमारी टीम द्वारा निरंतर जो पिछले कुछ दिनों में बाघ और की संघर्ष की घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना 26 दिसंबर को सिंगली क्षेत्र में हुई। उसके बाद 14 तारीख को एक बच्चे को फिर घायल किया और अभी कुछ दिन पहले देहरादून डिवीजन की मालसी रेंज में भी बाघ द्वारा एक बच्चे पे हमला किया गया, जिसके इसमें उसकी मृत्यु हुई। तो इन सभी घटनाओं की लगातार मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जा रही थी। मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज और रायपुर रेंज के लगभग 40 वन कर्मी रात दिन पिछले 2 महीने से इन प्रॉब्लम एनिमल को आइडेंटिफाई करने में, ट्रैक करने में लगे हुए थे। और मुझे खुशी है कि आज सुबह भीतरली क्षेत्र में हमारे द्वारा एक पिंजरा लगाया गया था, जिसमें फाइनली जो प्रॉब्लम एनिमल था उसको जो है ट्रैप कर लिया गया। सर, इसका क्या स्टेटस है एनिमल का? इसके क्या? देखिए, जो अभी प्रारंभिक परीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया है, उससे ये ज्ञात हुआ है कि ये 5 से 6 वर्ष का नर बाघ है। और इसके जो हमने कैनाइन्स की जब जांच करी तो ये पाया गया कि इसके लेफ्ट साइड का अपर और लोअर कैनाइन जो है वो क्षतिग्रस्त है, ऊपर से टूटा हुआ है। तो संभवतः क्योंकि उसका कैनाइन टूटा हुआ है, इसी वजह से इस बाघ द्वारा जो है लोगों पे और पालतू मवेशियों पे हमला किया जा रहा था। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली एम्स की शाखा को रानीबाग में खोलने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अगर उनकी यह योजना परवान चढ़ जाती है तो उत्तराखंड में 3 एम्स हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश में एम्स खुलने के बाद किच्छा के खुरपिया क्षेत्र में सैटेलाइट एम्स की स्थापना की जा रही है। यहाँ निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जनपद के रानीबाग स्थित HMT परिसर में दिल्ली एम्स की शाखा खोलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वाली भूमि अगर हमको मिल जाती है हल्द्वानी पर, तो उस पर हम एक शाखा दिल्ली एम्स की भी खोल देंगे, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे यहाँ फिर इस हिसाब से 3 एम्स हो जाएंगे, एक ऋषिकेश में, एक यहीं पर बगल में किच्छा में, और तीसरा हल्द्वानी में, या कहीं भी कोई जगह दे दे, यहीं दे दे तब भी खुल जाएगी। तो यहाँ वो एडमिट होंगे, उनका प्राथमिक उपचार होगा। जो गंभीर और सीरियस होंगे उनको एयरलिफ्ट किया जा सकेगा या हमारी एम्बुलेंसेस ले जाएंगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को
आपको बता दें कि रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि उसने अपनी पुत्री की सगाई एक युवक के साथ की थी। उस युवक ने उसकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए तथा दहेज में मोटरसाइकिल के साथ कार देने की मांग की और मांग पूरी न होने पर इस युवक ने सगाई होने के बाद इस युवती से शादी करने से इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़कर 2 दिन पूर्व किसी अन्य युवती के साथ शादी भी रचा ली। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ, ये पीरूमदारा क्षेत्र का कांदला गांव में शमशेर सिंह के द्वारा अपनी पुत्री की मंगनी की गई थी जून 2023 में। खटीमा थाना क्षेत्र के हरदुलिया गांव का बूटा सिंह नामक एक लड़के के साथ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसके द्वारा उस रिश्ते को तोड़ते हुए कहीं और से अपना रिश्ता तय किया गया है। शादी होने के बारे में जांच की जा रही है। इससे पहले उस लड़के ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। इस संबंध में लड़की के पिता ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दहेज की मांग भी उसमें लिखा गया है कि मोटरसाइकिल के साथ साथ उन्होंने उसको कार भी मांगी है दहेज, तो 3/4 दहेज अधिनियम भी उसमें लगाया गया है। कॉर्बेट पार्क से लगते रामनगर वन प्रभाग के सिटी फॉरेस्ट में आज से एडवेंचरस एक्टिविटीज का शुभारंभ हुआ है। अब कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक बाइक एक्टिविटीज, जिप लाइनिंग, स्काई वॉक, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट आदि एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटक अब जिप्सी सफारी ही नहीं बल्कि आज से कॉर्बेट पार्क से लगे रामनगर वन प्रभाग के हल्द्वानी रामनगर मार्ग में स्थित सिटी फॉरेस्ट नगर वन में 17 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल के अंदर एडवेंचरस बाइक राइडिंग के साथ ही कई अन्य एडवेंचरस एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठा पाएंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर काट दियो। यहाँ पे नगर वन में हमारे बहुत अच्छा रिएक्शन रहा है। यहाँ पे 2 महीने में लगभग 60,000 का फुटफॉल भी हुआ है, तो उसको देखते हुए हम एडवेंचर पार्क का भी स्टार्ट किए हैं। अभी के लिए स्टार्टिंग में 5 एक्टिविटी स्टार्ट की है और उसके साथ साथ एक एडवेंचर बाइक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक भी स्टार्ट कर रहे हैं। यही उम्मीद है कि यहाँ पे स्थानीय लोग जो बहुत सारे आ रहे हैं उनके साथ साथ हमारे पर्यटक जो रामनगर आते हैं वो भी यहाँ आके उसका आनंद उठाएं। ये टोटल कॉम्बो प्राइस लगभग आएगा 500 रुपए, जो अगर सारे यहाँ पे एक्टिविटीज लेंगे, वरना तो 50 रुपए से 100 रुपए एक एक्टिविटी का। सबसे पहले मैं विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उनकी एक रचनात्मक सोच है, क्योंकि मैं आज यहाँ बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सा कुछ किया गया है और हमारी भी सोच है कि पर्यटन के माध्यम से हम अपने लोग यहाँ के जो आर्थिकी है, जो हमारे बेरोजगार लोग, उनको हम किसी प्रकार से स्वरोजगार के अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो आज ये एडवेंचर जो बाइक है इसका शुभारंभ किया है। इसका ट्रैक हम और आगे तक बढ़ाने वाले हैं, चर्चा वार्ता हो चुकी है। इसको भी हम एक ठीक ठाक ढंग से करने का हमारा विचार है और इसी प्रकार से आज हम एक हाथी डेंजर जोन खोलने की आज प्रारंभ कर रहे हैं। उसी प्रकार से भंडार पानी से जोन और खोलने की चर्चा है। अभी एक हमारा जो क्यारी से है इसको भी हम वहाँ भी कुछ करना चाह रहे हैं कि जो पर्यटन के हिसाब से आगे हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, गाड़ी वालों को मिले, गाइड को मिले, चाय वाले को मिले, होटल वालों को उसका लाभ मिले। क्योंकि रामनगर में पहले ऐसा कोई स्थान नहीं था, पर्यटक आता था सीधे बाहर नहीं आता, रामनगर के लोगों को कोई फायदा नहीं हो पाता। आज कम से कम जो ये स्थल बना है जहाँ हम खड़े हैं, इसके कारण पर्यटक आज यहाँ भी आना शुरू हो गया। तो इसी में हमारा मेन यही है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पर्यटन में एक अच्छा संदेश है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई वन ग्राम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लंबे समय से सरकार से मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर गुरुवार को वन ग्राम सुंदरखाल के मनोनीत ग्राम प्रधान पृथ्वीराम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रामनगर वन प्रभाग के DFO दिगान नायक से मुलाकात करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है तथा वन्य जीव जंगल से अब आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। वन्य जीवों से सुरक्षा को लेकर सड़क किनारे सुरक्षा जाल लगाने के साथ ही लाइट उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला है एक तटबंध ना उसका जाल का और दूसरा है लाइट का। लाइट हाँ बिल्कुल अंधे में हम जानवरों का खतरा भी है तो कैसे जिए बाल बच्चों जो भी है
और उन्होंने कहा हम कोशिश पर लगे हैं, करेंगे। सुंदरकाल के हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष और बाकी ग्रामवासियों हमसे मिले हैं और हमसे अनुरोध कर रहे थे कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का बहुत खतरा रहता है और लास्ट टाइम भी जब मिले थे वहाँ पे बाढ़ से भी उनको सुरक्षा चाहिए होता है, क्योंकि वो कोसी नदी बहुत तेज़ बहती है। तो उसके क्रम में लास्ट ईयर हमने डीएम मैडम से बात करके वहाँ पे बाढ़ का सुरक्षा कराया था, लेकिन इस बार वही डिमांड है कि वाइल्ड एनिमल्स का जो मूवमेंट है उसके लिए कुछ रोकथाम करते हुए वहाँ पे फेंसिंग कराने के लिए पूछा गया था और उसके साथ साथ उनका सोलर लाइट का भी आवश्यकता है। सोलर लाइट को आज ही लगा रहे हैं, उनको ऑलरेडी बता दिया है हमने वहाँ पे सोलर लाइट लगाने के लिए। और उसके साथ साथ हम डीएम मैडम से भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ का वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए फेंसिंग का कुछ अगर प्राविधान हो सकता है तो करा देने के लिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट थाने के नव आगंतुक थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने थाने का चार्ज लेने के बाद बुधवार को नगर की शांति, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर नगर के व्यापारियों व गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की। वहीं व्यापारियों ने नव आगंतुक थाना अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नगर की यातायात व्यवस्था, युवाओं में बढ़ती स्मैक की प्रवृत्ति व स्कूल टाइम में बाइकों से फर्राटे भरने वाले मंचलों में रोक लगाने की मांग थानाध्यक्ष अशोक कुमार से की है। वहीं थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने भी सभी व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा उनका मुख्य उद्देश्य ही क्षेत्र में स्मैक को खत्म करना है। इसके अलावा नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। शिवरात्रि है हमारा त्यौहार जो है, उसको उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने मीटिंग करी है इसमें, और इसमें व्यापारियों ने अपने अपने हमें सुझाव दिए हैं जिन पर हम लोग जल्द से जल्द अमल लाएंगे। दूसरा जो स्कूल कॉलेज के संबंध में व्यापारियों ने बताया कि कुछ मंचले लोग हैं, तो इस संबंध में जो है हमने अपने स्टाफ को भी निर्देशित किया है कि स्कूल बंद होते समय और खुलते समय कोर्स कंटिन्यू रनिंग में रहेगा। इसके अतिरिक्त वही स्मैक पर जो स्मैक के संबंध में बात हुई है, तो हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और हमने अपनी पर्सनल टीम जो है इसमें लगा दी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर मंडी परिसर में उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने क्षेत्र की सभी बीएलओ से मुलाकात कर उनको प्रशिक्षण दिया और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वो कार्यक्रम बनेगा एक, और उसमें आपको भी जाना था स्वतंत्र। आपको पता ही है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है और किसी भी समय जो है आचार संहिता पूरे देश में लागू हो सकती है। क्योंकि एक इलेक्शन को कराने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फील्ड लेवल पे, वो हमारे बीएलओज होते हैं, क्योंकि बीएलओ द्वारा मतदाता सूची बनाई जाती है। बीएलओ द्वारा ही जो अभी आगामी कुछ कार्य होने उनके द्वारा ही किए जाने, जिसमें सबसे प्रमुख कार्य होगा कि जब आचार संहिता लागू होगी तो ऐसे वोटर जो 85 साल से ऊपर के हैं या ऐसे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ, उनको राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि उनको यदि वो बूथ पर नहीं आ सकते तो उनको उनके घर पे ही उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिलवाया जाए। जो लास्ट ईयर का जो विधानसभा चुनाव था वहाँ से वो ये सिस्टम शुरू हुआ था, तो उस सिस्टम के लिए जो सबसे इंटीग्रल पार्ट है वो हमारे बीएलओ है, क्योंकि बीएलओ द्वारा ही फॉर्म का वितरण किया जाएगा, फॉर्म की वापसी होगी और तब उनके लिए वो बनाया जाएगा कि उनको कैसे कैसे वोट डलवाना है। तो ये कार्य बीएलओ द्वारा ही संपन्न किया जाता है। फिर मतदाता पर्ची जो है वो घर घर जाके बीएलओ बांटता है। इस टाइम हमारे ऐसे आई कार्ड जो पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं बांट पाया, तो ऐसे आई कार्ड भी हमें बीएलओ के द्वारा बंटवाने हैं। और जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भी बीएलओ द्वारा बूथ पे ही बैठ के वहाँ पे अपनी ड्यूटी की जाती है। वहाँ पे यदि मतदाता सूची से रिलेटेड कोई इशू हो तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा इलेक्शन जो होता है वो बिना बीएलओ के संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो इलेक्शन का जो मूल है वो वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट बीएलओ द्वारा बनाई जाती है और अभी भी बीएलओ को हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अभी भी हमारे पास समय है, यदि किसी का नाम छूट गया हो तो उसका नाम ऐड कर दें। यदि कोई ऐसे केसेस हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट से नहीं कटा है, तो उनका नाम काट दें, ताकि ऐसे जो हमारी जो मतदाता सूची हो पूर्ण रूप से शुद्ध और सही हो और लोगों को जो है उसके जरिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने को मिले। तो ये हमारी आज उनसे उनको बताया गया है, उनसे जो है अपेक्षा की गई है कि वो इस निर्वाचन में, और दूसरा उनको ये टारगेट दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बूथों पे जिसमें हमारा राष्ट्रीय औसत से कम मतदान हुआ था या राज्य के जो औसत था उससे कम मतदान हुआ था, तो उन बूथ्स पे हमने विशेष ध्यान देना है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा के
इस बार जो है विधानसभा जसपुर को राज्य में सर्वाधिक मत देने वाली विधानसभा के रूप में उसको स्थापित करना है, और ये हमने उनको लक्ष्य दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो विधानसभा है वो पूरे राज्य में सर्वाधिक मतदान करने वाली विधानसभाओं में से एक होगी, और इसके लिए सभी लोग हम लोग भरसक प्रयास करें। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील है, सभी खासकर जसपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार मतदान करें और अपनी विधानसभा को जो है नंबर 1 बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड युवा कांग्रेस महानगर हल्द्वानी द्वारा GNG क्रिकेट ग्राउंड में महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इससे पहले युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही 50 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर तमाम महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं ने शिरकत की और ऐसे आयोजनों को महिलाओं के उत्थान और सामाजिक पहचान दिलाने के लिए सर्वोत्तम बताया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। की कोशिश करोगे तो उसकी प्राइस वो कर लो, 4 बार करते रहेंगे। हमारे महिला दिवस है हमारे यहाँ पर, तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हम चाहते थे कि कुछ ऐसी महिलाएं जिनको हमारे समाज में उस लेवल से सम्मान नहीं मिल पाता है, तो हम चाह रहे थे कि जो छोटे छोटे स्वरोजगार को स्टार्ट करके उन्होंने कुछ न कुछ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर विभिन्न समूह की और अलग अलग संस्थाओं की महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्रों में कुछ काम कर रही हैं, तो उनको आज हमने आज सम्मानित किया है। हमारे यहाँ पर 30 से 35 महिलाएं आज हमने सम्मानित किए, और साथ ही हमारे बीच में यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेयर और एक नेशनल प्लेयर हमारे बीच में है जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीता है जुजुत्सु में। एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, उनके द्वारा हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग रखवाई, ताकि क्योंकि हमेशा अपने साथ हथियार या ये सब चीज़ें लेके महिलाएं नहीं चल सकती, और जिस तरह से आज समय चल रहा है एक ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी थी, तो 15 से 20 मिनट का हमने वो सेशन रखा। और साथ ही वुमेंस के बीच में क्रिकेट वैसे भी आजकल टूर्नामेंट भी चल रहे हैं, और उसी के लिए हमने आज प्रमोट करने के लिए आज क्रिकेट रखा है, ताकि स्वास्थ्य से रिलेटेड भी वो आगे मतलब उनके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहे, गेम्स खेले, गेम्स प्रमोट हो, उसके लिए आज क्रिकेट टूर्नामेंट भी एक रखा हुआ है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मंच इन लोगों ने हम लोग को दिया है कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आ गई हैं, लेकिन उन्हें मंच मिलता नहीं, कोई किसी को जानता नहीं। इन्होंने आज हमें सम्मानित करके एक मंच दिया है ताकि लोग हमें पहचानें कि हम अपने आसपास अपने लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। बात है कि आज यहाँ पर जो आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया गया है, और मैं ये बहुत बोलना चाहती हूँ कि हमें सबसे ज़रूरी महिलाओं को अपने आप को कैसे सुरक्षित करें ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कभी भी कैसी भी दुर्घटना हो सकती है। हमें उसके लिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, और उसी में हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हमें आना ज़रूरी है, आत्मरक्षा आना ज़रूरी है। इसीलिए जगह जगह पर इस चीज़ का ऑर्गेनाइज कैंप लगाए जाते हैं। हमारा पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में हक और हिस्सेदारी की मांग को लेकर एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। शिविर और जो महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने एक महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर महिलाओं का एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये जो महिलाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन सभी को एक हमारे एक युवा कांग्रेस की तरफ से एक छोटा सा आभार है। उन सभी के लिए एक हमारी तरफ से सम्मान है, और इसी आशा करते हैं कि महिलाएं सशक्त हों और हमारा भारत सशक्त हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।